Hello friends, welcome to Cube and my name is Brijesh. Today I will take questions on sentence arrangement. तो आपके सामने दिख रहा है, आपको कुछ नई चीज दिख रही होगी, बट इतनी नई नहीं है। इसमें क्या दिया गया है कि देर आर 4 sentences given to you। तो आपके सामने 4 sentences हैं। ये सेंटेंस एक पैराग्राफ से निकाले गए हैं, यानी ये चारों सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जो आपको 1 2 3 4 दिख रहा है ना, ये सेंटेंस का ऑर्डर नहीं है। हो सकता है कि कोई सेंटेंस ऊपर आए, कोई बीच में आए, कोई एकदम ऊपर आए। तो ये आपको क्या करना है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वो ऑप्शन मार्क करना है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि अरेंजमेंट एकदम लॉजिकल है। यानी the option in which the arrangement is logical, that means suppose if you feel that A is the right answer, तो A में आपको लगना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 से एंड होगा। ये आपको लॉजिकल लग रहा है, इसलिए आपने A को मार्क किया एज एन आंसर। तो दिस इज व्हाट इट सेज। इसको कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, कुछ लोग इसको पैराजम्बल्स भी बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये कैट में आता है, ये आईपी मैट में आता है, ये बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के या नॉन बैंकिंग के, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिया हुआ है। ऑल दीज 20 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। ये कहता है कि देर आर 4 चॉइसेस। तो आपको एक चीज क्या देखनी है हमेशा कि आपको जस्ट अ मोमेंट, ओके, पेन इज देयर। ऑप्शन ए बोलता है 3, ऑप्शन सी बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है, सॉरी, ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी बोलता है 3, सी कहता है 2 एंड डी कहता है 3। सो हर एक ऑप्शन जो है ना वो अलग अलग नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन में 4 एज एन ओपनिंग सेंटेंस नहीं है, यानी कि 4 किसी में ओपनिंग सेंटेंस नहीं है, तो 4 को आपको ओपनिंग करना भी नहीं है। आपको यह देखना है कि क्या आपका जो आपका आंसर है वो क्या 1 से स्टार्ट होगा या 3 से या 2 से। तो आप तीनों को पढ़ो। 1 क्या कहता है? पर्सी इज द सन ऑफ अ मॉर्टल वुमन एंड द ग्रीक गॉड पोसाइडन। तो ये पर्सी के बारे में कह रहा है कि पर्सी इज द सन ऑफ सो एंड सो। फिर 3 कहता है द लाइटनिंग थीफ इज अ 2005 फैंटेसी एडवेंचर नॉवेल विच इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। करेक्ट। सो आप देखोगे तो कहना इसे कि ये सेंटेंस जो है बड़ा ही इंट्रोडक्टरी लग रहा है आपको। इसको हम इंट्रोडक्टरी क्यों कहते हैं? व्हाई डू यू थिंक दैट सेंटेंस नंबर 3 इज अ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस? वो कहता है द लाइटनिंग थीफ इज अ 2005 फैंटेसी एडवेंचर नॉवेल, यानी कि जो नाम दिख रहा है ना, ये एक नॉवेल का नाम है। ये एक नॉवेल है जो बेस्ड ऑन है ग्रीक माइथोलॉजी पे। तो कैन आई से कि बिफोर यू टॉक अबाउट पर्सी, ये पर्सी कौन है, ये ग्रीक गॉड कौन है, कैन आई से यू वुड इंट्रोड्यूस ग्रीक माइथोलॉजी। जैसे कि बिफोर वी टॉक अबाउट राम और सीता और रावण, वी वुड से कि भाई रामायण एक ऐसी कहानी है जिसमें ये किरदार हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है। द लाइटनिंग थीफ इज अ 2005 फैंटेसी एडवेंचर नॉवेल विच इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। तो ये बता रहा है कि एक नॉवेल है, ये ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। आगे क्या? तो कहना है कि 3 लुक्स लाइक अ गुड ओपनिंग सेंटेंस। अगर मुझे ओपन करना है इन चारों में से तो मैं सेंटेंस नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वो मुझे अच्छा ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है, राइट। सो मैं बोलूंगा भैया ए को बाहर निकालो और सी को बाहर निकालो, बिकॉज दोनों ए और सी जो है वो डायरेक्टली कुछ तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ओपनिंग सेंटेंस लग रहा है 3 होना चाहिए, राइट। सो आप शॉर्टलिस्ट करोगे बी को, आप शॉर्टलिस्ट करोगे ऑप्शन डी को। 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद ऑप्शन बी बोलता है 4 आएगा। तो वो कहता है द लाइटनिंग थीफ इज अ नॉवेल विच इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। द सीरीज इज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अ मॉडर्न 12-year-old नेम पर्सी। कहना ऐसे कि हम पर्सी के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यहां पर हमने पर्सी को इंट्रोड्यूस किया है कि पर्सी एक 12 साल का कुछ तो मतलब इट्स अ 12-year-old नेम पर्सन। पर्सी इज अ 12-year-old नेम पर्सन। वो लड़का भी लड़की भी कोई भी हो सकता है। So can I say that The Lightning Thief is a novel? The novel is a series, and in this series we have someone by the name Percy, and then it says here that Percy is the son of a mortal woman, and it says Percy and his friends go on a quest to prevent a war. So can I say कि 3-4 जो है ये एक लॉजिकल पेयर है। 3 से 4 पे जाएंगे, फिर 4 से हम जाएंगे 1 पे और फिर हम 2 पे जाएंगे। आपको ये देखना है कि जब ऑप्शंस में आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन कहता है 3-4, दूसरा ऑप्शन कहता है 3-1। आपने ए और सी को निकाल दिया पहले से, तो वो तो बाहर हो गए रेस से, बचे 2 चॉइसेस। एक बात करता है कि 3-4 होगा, एक कहता है 3-1 होगा। तो आपने 3-4 को चूज किया, क्यों? क्योंकि 3 में आपने ओपनिंग बताया कि एक नॉवेल है, वो ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, और वो नॉवेल के अंदर एक 12 साल का कोई तो बच्चा है जिसका नाम पर्सी है।
और पर्सी कौन है? पर्सी इज द सन ऑफ अ मॉर्टल वुमन। तो आपने क्या दिया कि 3 4 और फिर 1 2 लॉजिकल लगता है, इसलिए 3 4 1 2 आंसर होना चाहिए। तो मेन चीज यहां पर क्या है कि आपने ऑप्शंस को भी बहुत स्मार्टली यूज किया है। इन द ऑप्शंस यू सॉ दैट द राइट ओपनिंग सेंटेंस इज 3, that's why you have removed 1 and 4 or the options which had 1 and 4 as the opening sentence, and then you thought कि भाई 3 और 3 तो ओपनिंग सेंटेंस है, लेकिन 3 के बाद क्या अच्छा लग रहा है? 4 अच्छा लग रहा है या 1 अच्छा लग रहा है? तो आपने देखा कि 3 और 4 लॉजिकल लग रहे हैं, तो आपने 3 4 को बनाया पेयर, और बी में चूंकि वो पेयर अवेलेबल है तो आपने बी को आंसर मार्क कर दिया, तो ये आंसर बी बन जाता है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको समझ में आए। करेक्ट एवरीवन? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज बी। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो 4 ऑप्शन है और अपने को देखना है कि विच इज द बेस्ट, राइट? सो वी विल रीड इट। ये कहता है he found that some parts, ये ही कौन है? भाई आप जब किसी चीज के बारे में पहली बार डिस्कशन करते हो तो आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे ना। ही अचानक से कौन होगा? ही पता नहीं मेरे को। तो यहां पर क्या हो सकता है? अ प्रोफेसर who did research in the 1980s and 1990s looked at the brains of dyslexic people who had died। ठीक है, ये प्रोफेसर हो सकता है पर्सन। At the end of the 19th century, scientists did a lot of research about dyslexia and found some of the reasons that people are dyslexic. So ये कह रहा है कि at the end of 19th century, scientists did lot of research. This problem has a big effect. तो ये प्रॉब्लम क्या है ना भाई? पहली चीज आपको ये देखनी है कि ये ही बंदा कौन है। दूसरा है कि दिस प्रॉब्लम क्या है। That means to find the right answer, you have to understand all these dynamics. ठीक है? तो आपने क्या कहा कि जो दिस प्रॉब्लम है, ठीक है, ये दिस प्रॉब्लम के पहले कुछ तो आना चाहिए जो प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा। ये कहता है कि he found that some parts of the brain were not connected very well and that this happened during the 4th month of pregnancy। तो यहां पे ये लिखा गया है कि that some parts of the brain were not connected very well। तो कह रहा है इसे ये प्रॉब्लम है। yes or no? कह रहा है दिस इज द प्रॉब्लम। अगर कोई पार्ट्स ऑफ ब्रेन कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ होगा। तो कह रहा है दिस प्रॉब्लम हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन। सो ये दिस प्रॉब्लम जो है, कह रहा है यही प्रॉब्लम है। देखो आपको जोड़ना आना चाहिए, अगर आप जोड़ेंगे नहीं तो आपके आंसर कभी नहीं बनेंगे। तो दिस प्रॉब्लम हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम इज देयर इन 1। तो आपने क्या देखा कि 1 और 4 मिलके एक लॉजिकल पेयर बनाते हैं। लॉजिकल पेयर का मतलब क्या है कि 1 और 4 जब मिलेंगे तो कुछ तो सेंस बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि some parts of the brain were not connected very well and this problem has a big effect on the left half of the brain, of course। तो 1 4 अगर पेयर है तो 1 4 पेयर इसके अंदर आया है, 1 4 पेयर इसके अंदर आया है, 1 4 इसमें नहीं आया, 1 4 इसमें नहीं आया। 2 ऑप्शन आपके निकल गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे आंसर सही मार्क करना है तो 1 4 एज अ पेयर होना बहुत जरूरी है। करेक्ट एवरीवन? तो आप देखोगे तो या फिर 3 4 1 2 है, या फिर वो कौन सा ऑप्शन हमने शॉर्टलिस्ट किया? हाँ, या फिर वो 2 1 4 3 है, या फिर वो 3 2 1 4 है। करेक्ट? तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे या आप 3 से स्टार्ट करेंगे? जो आपको सही स्टार्ट लग रहा है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इस पैराग्राफ को मुझे ओपन करना है तो वुड आई ओपन विथ 2 और वुड आई ओपन विथ 3? 2 कहता है प्रोफेसर हु डिड रिसर्च इन द 1980s एंड 90। तो इसमें आपने 1980s और 1990s की बात की है, और इसमें आपने क्या कहा? एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी पहले आता है या पहले 80s आता है, 90s आता है? आपको ध्यान देना है 19th सेंचुरी शुरू होता है 1800 से लेकर के 1899। दिस इज व्हाट वी कॉल एज 19th सेंचुरी। दैट्स व्हाई आप जब कहते हो ना 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी शुरू हुआ है 2001 में और ये चलेगा 2099 तक, इसको कहते हैं 21st सेंचुरी। व्हाई 21st? बिकॉज जब आप इसमें खत्म करेंगे तो आप 2100 में पहुंच जाएंगे। तो ये 21st सेंचुरी पूरा है। ये 21st है तो 19th है, तो इसका मतलब 19th सेंचुरी पहले आएगा, बाद में आपका ये आएगा। लॉजिक समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में होता है, इसमें भी होना चाहिए। At the end of the 19th century, scientists did a lot of research about dyslexia and found some of the reasons that people are dyslexic. A professor who did research, तो आपने इंट्रोड्यूस किया कि 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और फिर एक प्रोफेसर 1980s में ये डिस्कवर किया, तो पहले कौन आएगा?
पहले वो रिसर्चर्स आएंगे जो 19th सेंचुरी में आए, उसके बाद में कौन आएगा, 1980s और 1990s के प्रोफेसर आएंगे, राइट। आप 3 से 2 पे जाएंगे, 3 से 2 पे जाएंगे। सो द आंसर इज 3214, आंसर इज सी। तो मजेदार क्वेश्चन है, इससे आपको एक लॉजिकल कनेक्टिविटी भी समझ में आती है कि सेंटेंसेस लॉजिकली कनेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको देखना है कि या फिर ये 1 से शुरू होगा या फिर ये 2 से शुरू होगा, बाकी कोई भी नहीं आएगा। सो इधर यू स्टार्ट विथ 1 और यू स्टार्ट विथ 2, देयर इज नो प्लेस फॉर 3 and 4 एज एन ओपनिंग सेंटेंस, करेक्ट। तो 1 क्या कहता है, न्यूयॉर्क वॉज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1785 until 1790 and has been the biggest US city since 1790, right? This is what you start. और 2 क्या कहता है, न्यूयॉर्क सिटी स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग पोस्ट क्रिएटेड बाय कॉलोनिस्ट्स फ्रॉम द डच रिपब्लिक इन 1624। तो जैसे ही बंदा ये देखता है, उसको ये एहसास हो जाता है कि सेंटेंस नंबर 2 की मतलब सेंटेंस नंबर 2 का जो क्रोनोलॉजी है वो पहले आया हुआ है। तो बिफोर न्यूयॉर्क बिकेम द कैपिटल ऑफ द यूएस, इट वाज समथिंग एल्स। So before India became the capital, before Delhi became the capital of India, India was something else. तो आप कैसे बात करोगे? You would talk about the Mughal Empire, then you would talk about, let's say, the Britishers, then you talk about modern India. तो ऐसे बनाते हो ना क्रोनोलॉजी, इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा। तो आपने क्या देखा कि 1 से बेटर ओपनिंग 2 में है, तो आप इसको बाहर करेंगे और आप 2 को शॉर्टलिस्ट करोगे। तो 2 से 4 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा या 2 से 3 पे जाएगा। तो जो 2 के बाद आएगा वो आपका आंसर डिसाइड कर लेगा, राइट। ऑप्शंस को भी यूज करना है अपने को। So New York City started as a trading post created by colonists from the Dutch Republic in 1624 on Lower Manhattan. उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1626 हो सकता है या उसके बाद में 1664 हो सकता है, लेकिन 1624 के बाद में 26 आएगा ना, तब 64 आएगा। और यहां पर डच रिपब्लिक है एंड द पोस्ट वॉज नेम्ड न्यू एम्स्टरडम। आपको पता होगा कि जो कैपिटल है नेदरलैंड्स का, यानी नेदरलैंड्स बोलते हैं हम लोग उसको, हॉलैंड बोलते हैं, उसका कैपिटल क्या है? एम्स्टरडम है। तो जो डच है, डच इज बेसिकली द पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, उसको डच बोलते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग पोस्ट क्रिएटेड बाय कॉलोनिस्ट फ्रॉम द डच रिपब्लिक, है ना। द पोस्ट, तो ये जो द पोस्ट है, ये दिस द पोस्ट इज नथिंग बट स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग पोस्ट। अ ट्रेडिंग पोस्ट इज नथिंग बट द पोस्ट। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, है ना। सो New York City started as a trading post created by colonists. The post was named New Amsterdam in 1626. So from 2 you go to 4 and your answer is clear. Your answer is B and this becomes the right answer. I hope everyone is clear about it. So the answer is B and this is question number 3. So I'm just marking the question number. पहला वाला आपका 2 था, उसके पहले, ठीक है। So I hope everyone is clear about it. Let's go and take the next question. So this is question number 4. I'm just writing the question number. Okay. So 1, 2, 3, 4 again, and let's try to arrange them in the right sequence. ठीक है? So ये क्या कहता है? ये कहता है the potter may then apply. So the potter may then apply. ये then कब use करते हैं हम लोग? We use the word then to show some sort of sequence. कि भाई हाँ, अब कुछ होगा. I got up in the morning. I got up early in the morning, full stop. Then I started my official work. So then means what? पहले आप उठे, उसके बाद में। Then का मतलब होता है बाद में, और then THAN then होता है comparison। जैसे कि आपने कहा कि मुंबई is better than कैलकाटा, तो better than THAN वाला है, ठीक है। Keep these things in mind. तो आप या फिर 3 से स्टार्ट करोगे या फिर 4 से करोगे या फिर 2 से करोगे। So either 3, 4 और 2 can become the opening sentence, ठीक है। ये कहता है फायरिंग मेक्स द क्ले हार्ड। अरे भैया ये कहां से आ गया फायरिंग मेक्स द क्ले हार्ड? मतलब क्या आप शुरू करोगे 3 से? क्ले से क्या बना है? घर बना है या कोई वेसल बना है या कोई पॉट बना है। तो फायरिंग मेक्स द क्ले हार्ड इज नॉट वेरी क्लियर। इसके पहले फायरिंग वायरिंग कुछ तो स्टोरी बताओ ना अपने को। तो इफ यू लुक एट दी हियर, यहां पे फायरिंग हो रही है और बिफोर फायरिंग द ऑब्जेक्ट, और इससे क्या हो रहा है? फायरिंग मेक्स दी क्ले हार्ड, है ना। दे आर देन फायर्ड इन अ स्पेशल। सो कैन आई से दैट 4 लुक्स लाइक अ गुड ओपनिंग सेंटेंस। Pottery objects are made from damp clay mixed with other materials. तो pottery object किससे बनते हैं? Pottery object बनते हैं damp clay से, यानी गीले क्ले से
पॉटरी ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। एंड देन मिक्स्ड विथ, सो पॉटरी ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डैम्प क्ले मिक्स्ड विथ अदर मटेरियल्स। तो क्ले में क्या होता है, बाकी मटेरियल भी मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। द पॉटर में देन अप्लाई अ ग्लेज टू द सरफेस बिफोर फायरिंग द ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, दे आर देन फायर्ड इन अ स्पेशल ओवन कॉल्ड अ किल्न एट हाई टेम्परेचर्स। फायरिंग मेक्स द क्ले हार्ड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फायरिंग मेक्स द क्ले हार्ड एंड दे आर देन फायर्ड इन अ स्पेशल ओवन, ठीक है। सो इफ यू लुक एट इट वी कैन गो फ्रॉम 4 to 2। क्यों? क्योंकि यहां पे दे दिया हुआ है, करेक्ट। व्हाट इज दे रेफरिंग टू? अगर हम देखेंगे, सो दे रिफर्स टू बेसिकली पॉटरी ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? यस और नो एवरीवन? दे रिफर्स टू पॉटरी ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या कहा? आपने कहा पॉटरी ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डैम्प क्ले मिक्स्ड विथ अदर मटेरियल्स, and once they are made from damp clay they are then fired in a special oven called a kiln, करेक्ट। और दे किसको रेफर कर रहा है? दे रेफर करता है आपके पॉटरी ऑब्जेक्ट्स को। तो मैं थोड़ा दूर जा रहा था, ठीक है। तो पहले आपने मिक्स किया, फिर आपने फायर किया, एंड द पॉटर में देन अप्लाई अ ग्लेज टू द सरफेस, है ना, बिफोर फायरिंग द ऑब्जेक्ट अगेन, बट फायरिंग मेक्स द क्ले हार्ड। सो आपने जब 4 और 2 की बात की तो आपको यह समझ में आ गया कि 4-2 पेयर खाली एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको इनफैक्ट 4-2 देख करके आंसर फट से मार्क कर देना चाहिए। वो आंसर क्या है? आंसर नंबर बी। वाई? बिकॉज आपने क्या कहा कि पॉटरी ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डैम्प क्ले मिक्स्ड विद अदर मटेरियल्स, दे आर देन फायर्ड। तो पहले आप क्या करते हो, और यहां पर आप देखोगे ना, तो द पॉटर मे देन अप्लाई ग्लेज बिफोर फायरिंग द ऑब्जेक्ट अगेन। तो फायरिंग अगेन का मतलब होता है कि इसके पहले एक बार फायर हो चुका है। आर गेटिंग माई पॉइंट? बिफोर फायरिंग अगेन मतलब पहले भी फायरिंग हुआ है, यानी पहली वाली फायरिंग ये होगी, उसके बाद ये वाली फायरिंग आएगी, यानी 1 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? 1 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 बाद में आ रहा है ना, लेकिन 2 पहले आना चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा? 4-2 एंड देन यू कैन पुट 3-1। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट मजेदार क्वेश्चन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन का नंबर लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो 1 2 3 4 क्विकली। हर एक सेंटेंस 2 से स्टार्ट हो रहा है। एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ 2। तो 2 क्या कह रहा है? इन 1704 द कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज मूव फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, ठीक है। फुल स्टॉप हो जाएगा यहां पर। फिर क्या हुआ? 1704 में कैपिटल तो मूव हो गया, तो उसके बाद में 56 और 57 तो नहीं आएगा। 1707 हो सकता है ना, तो 1704 में ये हुआ होगा और फिर 1707 में कुछ और हुआ होगा, करेक्ट। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपने क्या कहा? इन 1704 द कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज मूव फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इन 1707 औरंगजेब द लास्ट मुगल एम्परर डाइड, ठीक है। तो आप 2-4 सीक्वेंस में चले गए। फिर क्या हुआ? आफ्टर दिस गवर्नर्स इन बंगाल स्टिल पेड ट्रिब्यूट टू द मुगल एम्पायर बट वेर मोस्टली लेफ्ट अलोन। तो आफ्टर दिस का मतलब क्या होगा? Why do you think that you are left alone? आप अकेले कब हो जाते हो? जब आपके साथ कोई होता नहीं है। So can I say as a sequence कि पहले औरंगजेब died and because औरंगजेब died he was the emperor of India। तो जो गवर्नर्स थे अलग अलग स्टेट के वो अकेले पड़ गए। तो स्टोरी कैसे जाएगी कि इन 1704 द कैपिटल वाज बंगाल मूव्ड फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। In 1707, Aurangzeb died, and after this, the governor in Bengal still paid tribute, but they were mostly left alone. So 2-4 के बाद 3 आ सकता है और एंड में तो 1 ही आएगा ना, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने डेट्स को यूज किया और आपने क्रोनोलॉजी एकदम बना दी, और जो इवेंट्स हो रहे हैं वो लॉजिकली मैच भी हो रहे हैं। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो, सो इसमें भी क्या हो रहा है कि हर एक ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपने को 4 से स्टार्ट करना ही है, एंड वी हैव टू सी कि क्या होगा, ठीक है। सो ये कहता है व्हेन हिज वाइफ, ये किसी को रेफर कर रहा है। तो 4th ओपनिंग सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
ओपनिंग सेंटेंस हमेशा पढ़ो आप, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओपनिंग के बाद कौन सा सेंटेंस अच्छा लग रहा है। Saturn, who was the previous king of the gods, began to swallow the children that he had with his wife when they were born. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट अब एक बात तो क्लियर है कि 4 से ही स्टार्ट होना है, बिकॉज हर एक ऑप्शन 4 से ही है, ठीक है। ये कहता है Saturn, who was the previous king of the gods, began to swallow the children that he had with his wife when they were born. तो सैटर्न अपने बच्चों को खाने लगा जब वो बच्चे पैदा होते थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या करता होगा, फिर क्या करता होगा वो। अब यहां पे है दिस वॉज बिकॉज, कहना इसी किसी बात का रीजन दे रहा है। जैसे आपने कहा कि भाई इन 1999 लेट्स से द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी कोलैप्स्ड, दिस वाज बिकॉज देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टीज। तो दिस वाज बिकॉज का मतलब ये है कि जो दिस की बात कर रहे हैं ये पहले कहीं आ चुका है, इसका जिक्र पहले कहीं हुआ है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सैटर्न began to swallow the children that he had with his wife. And why he began to swallow? Because he had been warned that one of his children would overthrow him, है ना। तो क्या वार्निंग मिली थी कि एक बच्चा जो है उसको उठा के, मतलब किंग रहा होगा ना, सैटर्न किंग रहा होगा, तो उसका बच्चा उसको उठा के फेंक देगा। मतलब ओवरथ्रो का मतलब होता है कि बच्चा विल थ्रो यू आउट एंड ही विल बिकम द किंग इंस्टेड, इसका मतलब ये होता है। तो कहना ऐसे 4 to पेयर बन रहा है, बिकॉज 4 में आपने एक स्टोरी बताई और 2 में उसका आपने रीजन दिया है। तो अगर 4 to पेयर बन गया तो आपका तो आंसर भी बन गया ना यार। देखो ऑप्शन में बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ऑप्शंस की हेल्प लेकर के आप पेयर्स बना सकते हो, आप ओपनिंग सेंटेंस देख सकते हो, तो आपका काम कम हो जाता है। अगर ऑप्शंस को आप नहीं देखोगे तो आप में बड़ी दिक्कत हो सकती है। सो व्हाट डू यू सी नाउ, यू स्टार्ट विद 4, सैटर्न began to swallow the children that he had with his wife when they were born. This was because he had been warned that one of his children would overthrow him. Correct? So 4 and 2 is a pair and this becomes the answer and therefore B is the answer. Very easy question. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। अब 7 में भी वही चीज है, हर एक में ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस 3 से स्टार्ट हो रहा है, हर एक ऑप्शन सेंटेंस नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 क्या कहता है, A myth about Pluto is that he took Proserpina was the daughter of Ceres to the underworld to be his wife. तो प्लूटो के बारे में एक मिथ है, और मिथ क्या है कि उसने प्रोस्पेरिना को वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड लेके चला गया, अपनी बीवी बना ली उसने। ठीक है भाई, कुछ तो किया है किसी ने। इसके बाद में क्या आएगा, अब ये कहता है सीरीज क्राइड, कोई रोता क्यों है बताओ, किसी के रोने का कारण क्या होता है, कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हाथ से चला गया ना। तो अगर प्लूटो प्रोस्पेरिना को ले जाएगा अंडरवर्ल्ड में, और प्रोस्पेरिना कौन है, प्रोस्पेरिना इज द डॉटर ऑफ सीरीज, दैट मींस सीरीज इज द फादर और द मदर। तो सीरीज खूब रोया, सीरीज क्राइड एंड डिड नॉट लेट द प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ। तो कहना ऐसे 3 to पेयर बन जाता है, क्योंकि सीरीज को रोने के लिए रीजन चाहिए ना, और रीजन कहां पर है, वो 3 में है। और सीरीज कौन है, प्रोस्पेरिना का पेरेंट है, मदर है या फादर पता नहीं अपने को, बट पेरेंट है। तो 3 में ये दिया हुआ है कि सीरीज कौन है, और 2 में ये दिया हुआ है कि कुछ हुआ इसलिए सीरीज वाज क्राइंग। सो 3-2 इज अ पेयर, द मोमेंट 3-2 इज अ पेयर इट बिकम्स अ चॉइस। आपके पास डी ऑप्शन है, और 3-2 के बाद क्या है, 4 है। सीरीज क्राइड एंड डिड नॉट लेट प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ, पीपल नीडेड द प्लांट्स सो मच दैट द गॉड जुपिटर मेड प्लूटो गिव हर अप, है ना। और एंड में 1 आ जाएगा। तो 3-2-4-1 इज द आंसर, डी इसका आंसर है। बड़ा ही आसान सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शंस को यूज करो और स्कोरिंग बन जाता है। पैराजंबल्स कैन बी वेरी स्कोरिंग इफ यू नो हाउ टू यूज द ऑप्शंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई, पूरा स्क्रीन कवर हो गया है, लेकिन एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज ये है कि आपके पास ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन जो है वो 3 से शुरू हो रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर लिख दिया करूंगा बिकॉज नहीं तो मिस हो जाएगा अपना, है ना। 8th क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। तो 3 कहता है इन एंशिएंट टाइम्स द कंट्री विच वी नाउ कॉल क्राइमिया वाज नोन बाय द नेम ऑफ टोरिका। सो इन एंशिएंट टाइम्स द कंट्री विच वी नाउ कॉल क्राइमिया, तो क्राइमिया एक कंट्री है, रशिया के आसपास है। जिस तरह रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, क्राइमिया को लेकर के भी युद्ध हुआ था एक जमाने में। तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया ना कि इन एंशिएंट टाइम्स द कंट्री विच वी नाउ कॉल द क्राइमिया वाज नोन बाय द नेम टोरिका क्रेसोनसस, पता नहीं क्या है। इट वाज कॉलोनाइज्ड। इट किसको रेफर कर रहा है, जब हम इट बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है। इट इज अ प्रोनाउन,
और इट हमेशा किसी ना किसी नाउन को रेफर करता है। जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर आई स्पेंट 6 months इन अर्जेंटीना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। तो आपने कहा इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, इट से आप क्या कहना चाह रहे हो? अर्जेंटीना, राइट? जो आपने पहले सेंटेंस में बताया मेरे को। तो यहां पर आप कहते हो इट वॉज कॉलोनाइज, तो इट क्या होगा? कोई देश, बिकॉज कॉलोनाइज तो आप किसी कंट्री को करते हो ना, किसी शहर को करते हो। तो कैन आई से दैट द कंट्री इज टोरिका कैसोनोसिस, कुछ भी होगा वो उसका नाम। इट वॉज कॉलोनाइज बाय ग्रीक सेटलर्स। कैन आई से कि 3 से फिर 4 पे आ रहे हो आप, 3 से 4 पे यहां पर आओगे या फिर यहां पर आओगे। तो इधर इट इज 3-4-2-1 और 3-4-1-2। तो 3-4 तो बन गया। It was colonized by Greek settlers who, finding that the Scythian inhabitants had a native divinity somewhat resembling their own, and Artemis identified her with the hunter goddess of the mother country. फिर क्या होगा? The worship of this Taurian Artemis. और ये Taurian Artemis कौन है? Artemis. तो कहना इसे ये आर्टेमिस, यही टॉरियन आर्टेमिस है, बिकॉज टॉरिका में था तो टॉरियन बन गया। तो 3-4 से आप कहां जाएंगे? 3-4 से आप 2 पे जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। रीड करो पूरा तो आपको समझ में आएगा कि 3-4 से आप 2 पे जाएंगे, 2 से फिर आप आएंगे 1 पे जाएंगे। तो द आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन इज ए। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया है। अगेन सब ऑप्शन जो है 2 से शुरू हो रहा है। यह है क्वेश्चन नंबर 9। All the options start with 2 and the question number is 9. Okay, let's start with this now. तो 2 से है तो क्या कहता है? Siqueiros born in Chihuahua studied art from an early age. तो ये फुल स्टॉप आएगा यहां पर। यहां पर एक बंदे की बात हो रही है, वो है Siqueiros and he studied art from an early age. बहुत बढ़िया है। तो क्या होगा? अब ये लिखता है that is where he created some of his finest artwork. ये that is where, can I say it is referring to some place? यस और नो? आपने कहा कि 2 साल पहले मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया एंड दैट इज वेयर आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। जब आपने दैट इज वेयर कहा तो मुझे यह समझ में आया कि आपने जो पिछले सेंटेंस में दिल्ली की बात की है, शायद आप उसी को रेफर कर रहे हो कि 2 years ago आई वेंट टू दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड दैट इज वेयर आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। सो वेयर का मतलब क्या होता है? दिल्ली, यानी वेयर दिल्ली को रेफर कर रहा है। तो यहां पर वेयर किसको रेफर करेगा? आप अगर देखेंगे इसमें अंदर तो ये बेसिकली कहता है दैट ही लेटर ब्रॉट हिज टैक्टिकल नॉलेज टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर। से टैक्टिकल नॉलेज जो है ये कहां से आया होगा? ये 4th से आया होगा ना। He organized a student strike at the age of 15 and later worked to unseat the Mexican dictator, attaining the rank of captain during the revolution. So can I say यहां पर सब आपको tactical knowledge मिला होगा। देखो tactical knowledge कब मिलता है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक उसमें काम करते हो। तो ये बंदा क्या था? ये बंदा बेसिकली मैक्सिकन डिक्टेटर को अनसीट किया एंड ही गॉट द रैंक ऑफ कैप्टन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। तो यहां पे इसने बहुत कुछ टेक्निकल नॉलेज एक्वायर किया होगा और उस टेक्निकल नॉलेज को फिर ये लेबर में लेके आया, ऑर्गेनाइज लेबर में। कैन आई से कि 4 आएगा फिर 3 आएगा, बिकॉज इन 4 यू गेट टेक्निकल नॉलेज एंड देन इन 3 यू गो एंड bring this tactical knowledge to the world of organized labor. So you basically move from 4 to 3. तो आपको क्या देखना है कि 4 to 3 पे जाना है अपने को, राइट? तो 4 to 3 पे कौन जा रहा है? ये 4 to 3 नहीं जा रहा है, ये 4 to 3 जा रहा है, ये 4 to 3 जा रहा है और ये नहीं जा रहा है। तो आंसर या फिर 2143 होगा या फिर 2431 होगा। अब दैट इज वेयर ही क्रिएटेड सम ऑफ हिज, है ना, फाइनेस्ट आर्टवर्क। मतलब पैदा हुआ और आर्टवर्क लिख करना शुरू कर दिया? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये आना चाहिए आपका 2 फिर 4 3 एंड देन एंड में 1 आएगा। आप बोलोगे सर 3 के बाद 1 क्यों आएगा? He later brought his tactical knowledge to the world of organized labor where his activism led to lengthy jail terms. तो जेल हुआ है ना। अब जेल में आदमी क्या करेगा बैठ के बताओ? अगर आपको जेल टर्म्स होते हैं तो जेल में तो आप प्रिजन में चले गए, कुछ काम होगा नहीं। तो कैन आई से दैट इट इज हाईली लाइकली दैट इज वेयर रेफर्स टू द जेल टर्म्स। जेल में हो गया, दैट इज वेयर ही क्रिएटेड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट आर्ट वर्क्स। तो बंदा पहले पैदा हुआ, 15 साल की उम्र में
ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्टूडेंट स्ट्राइक, फिर इसने डिक्टेटर को बाहर किया, फिर इसने कैप्टन का रैंक मिला, फिर इसने रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, वो टेक्टिकल नॉलेज लेकर के ऑर्गेनाइज लेबर में गया, वहां पर फिर उसको एक्टिविज्म की वजह से जेल के सेंटेंसेस हुए, और फिर जेल में उसने क्या किया, अपने फाइनेस्ट आर्ट वर्क बनाए। लॉजिकल भी है ना यार, जेल होगा तो आदमी जेल में बंद होगा तो क्या करेगा, किताब लिखेगा, पेंटिंग करेगा, कुछ तो क्रिएटिव वर्क कर सकता है ना, बिकॉज टाइम है उसके पास। तो वन एंड में आएगा, एंड देयरफॉर द आंसर इज 2, वन एंड में आएगा तो आंसर इज 2431, 2431 इज द आंसर, ऑप्शन सी। Decent question. I hope you are using your brains. Let's go and take the next question. ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और अगेन हर एक ऑप्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 4 से हो रहा है। एवरी ऑप्शन स्टार्ट्स विद फ्रॉम 4 एंड देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे होगा ये। द पोमेग्रेनेट ट्री इज नेटिव फ्रॉम ईरान टू हिमालयाज इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये तो आ गया आपका ओपनिंग सेंटेंस, द पोमेग्रेनेट ट्री इज नेटिव। अच्छा, तो ये कहां ग्रो हो रहा है आपने बताया है, और फिर आपने क्या कहा, इट हैज बीन कल्टिवेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स थ्रू आउट मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तो आपने कहा सिंस एंशिएंट टाइम्स, और आपने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन्स आर। तो ये पास्ट की बात कर रहा है और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यस और नो, और ये बेसिकली फल के बारे में बात कर रहा है। तो आपने इंट्रोड्यूस किया कि भाई पोमेग्रेनेट जो है ये नेटिव है ईरान टू हिमालयास, है ना। इट हैज बीन कल्टिवेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स थ्रू आउट द मेडिटेरेनियन रीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन्स आर, तो ये प्रेजेंट में आ गए आप। एंड देयर आर सम कमर्शियल ऑर्चार्ड्स इन इजराइल ऑन द कोस्टल प्लेन, तो यहां पर भी है। तो पहले आपने इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम दिए, फिर आपने बताया कि कुछ कुछ और भी कंट्रीज जहां पर ये है। तो कहना इसे कि आप 3 से 1 पे जाएंगे, 4231 इसका आंसर होना चाहिए, है ना। बिकॉज आपने क्या किया, आपने पहले फ्रूट को इंट्रोड्यूस किया सेंटेंस नंबर 4 में, फिर आपने कहा कि एंशिएंट टाइम से इसको यहां ग्रो किया जा रहा है, तो 42 बन गया। आज के जमाने में हम इंपॉर्टेंट रीजन्स ये हैं, और कहीं ना कहीं कमर्शियल ऑर्चार्ड्स आपको इजराइल में मिलते हैं और जॉर्डन में मिलते हैं। तो हमेशा याद रखो कि इंपॉर्टेंट चीजें पहले आती हैं, लेस इंपॉर्टेंट चीजें बाद में आती हैं। 3 में भी कंट्रीज के नाम है और 1 में भी कंट्रीज के नाम है, लेकिन 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन्स के नाम आए हैं, और 1 में सम कमर्शियल ऑर्चार्ड्स इजराइल में भी है। तो जो इंफॉर्मेशन 1 में दिया गया है उसमें इतना ज्यादा मतलब नाम नहीं है जितना कि 3 में है। 3 is most important regions whereas 1 is basically some commercial orchards। तो आप 3 जो कि more important उसको पहले लिखो और 1 जो कि less important उसको बाद में लिखो। That's why 3-1 is a pair and is the right sequence। तो आप 4 से स्टार्ट करो, 3-1 में कंट्रीज के नाम आ गए, और 2 में आपने 4 के बाद में रखा 2 को। वाई? बिकॉज इट हैज बीन कल्टिवेटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो पुराने जमाने में उसको, मतलब पुराने जमाने से उसको ग्रो करते आए गए हैं। आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और एक दो जगह पे और भी उगता है ये। तो लॉजिकल राइटिंग में ये बेसिकली आपको दिखता है कि देयर इज ऑलवेज अ सीक्वेंस एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। ठीक है, 4231 इज द राइट आंसर। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। मैं क्वेश्चन नंबर लिखता जा रहा हूं बिकॉज हमने शीट में लिखी नहीं है। और ये देखो भाई आपके सामने फिर से नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2, ऑल द क्वेश्चंस आर नंबर्ड हियर एंड दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 2। So let's try to understand कि कैसे हो गए, how we can do it, correct? So number 2, what it says Oliver Twist, Oliver Twist और The Parish Boys Progress, ये बेसिकली इसका एक और नाम है, इस चार्ल्स डिकेंस सेकंड नॉवल। तो पहला पता नहीं, सेकंड नॉवल का आपने इंफॉर्मेशन दे दिया क्या है। सो कहना इसे कि ओलिवर ट्विस्ट ये है, it tells the story of an orphan boy and his adventures among London slums, और it was first published as a book by Richard Bentley। तो आप पहले क्या लिखोगे, 2 के बाद आप 4 लिखोगे या 2 के बाद आप 1 लिखोगे, ये बताना है आपको। Is 2-4 a pair और is 2-1 a pair? Yes, बताओ। 2-4 पढ़ने में अच्छा लग रहा है, 2-1 पढ़ने में अच्छा लग रहा है। आपने किताब का नाम तो दे दिया, कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज 2 से स्टार्ट होना ही होना है। उसके बाद 2-4 आएगा या 2-1 आएगा। थिंक अबाउट इट। ओलिवर ट्विस्ट है ना, इज डिकेंस सेकेंड नॉवेल, ये आपने कहा। फिर आपने क्या कहा कि इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड
देखो आपने अब तक नॉवल के अंदर क्या है ये बताया नहीं है। आपने कहा कि ओलिवर ट्विस्ट डिकेंस की सेकंड नॉवल है, इसकी पब्लिशिंग वहां पे हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर आप किताब के अंदर जाके उसका इंफॉर्मेशन देंगे, राइट। तो अगर आप किताब के अंदर का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो वो 3 में आता है। It tells the story of an orphan boy and his adventures among London slums. Oliver is captured by and forced to work among. So it tells the story of an orphan boy. Orphan boy कौन है? Oliver है. Oliver is captured by and forced to work among pickpockets and thieves until redeemed by a gentleman who has taken an interest in him. तो भाई इसका एडवेंचर बंदे का कहां हो रहा है? वो पिक पॉकेट्स के साथ और चोरों के साथ रह रहा है, काम कर रहा है। तो कहना ऐसे एडवेंचर तो हो ही गया ना भाई। जेब कतरों के साथ, चोरों के साथ अगर बिताओगे समय तो एडवेंचर तो होना ही होना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। सो कैन आई से दैट 3 के अंदर आप स्टोरी में क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो 3-1 बेसिकली सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है। 3 and 1 are giving us some information about what is there in the book, whereas 2 and 4 is not telling us what is there in the book, but उसके आसपास की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 2-4 को लिखूंगा और फिर मैं 3 और 1 को लेके आऊंगा। सो 2-4-3-1 would be my answer and therefore answer number D makes sense completely. Okay, easy question है, बहुत difficult नहीं, but you have to be smart enough. Answer number D, मतलब option D is the right answer. 12th question है ना, question number 12. Let's take this. So again you have option 2 as, sorry, sentence 2 as the beginning for in all the cases. Sentence 2 is the opening sentence. क्या कह रहा है? A grave or burial spot is where somebody or something is buried after they have died. तो यहां बता रहा है कि भाई कब्र क्या होती है, ग्रेव क्या होता है। What is grave? Grave is a burial spot, है ना, where someone is buried after they have died. Okay, अच्छी बात। इसके बाद में क्या होगा? ये कहता है इफ दे डू नॉट देन देयर विल नॉट बी अ प्रॉपर फ्यूनरल, यानी ये फ्यूनरल की बात कर रहा है, ये भी फ्यूनरल की बात कर रहा है। सो कह रहा है कि कहीं ना कहीं 1 और 4 में सेम चीज की बात हो रही है और कहीं ना कहीं शायद साथ में हो सकते हैं वो, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो कहता है अ फ्यूनरल विल अकर इफ द फैमिली हैज इनफ मनी। अगर फैमिली के पास पैसा है तो फ्यूनरल होगा, और अगर पैसा नहीं है तो फ्यूनरल नहीं होगा। तो कहना इसे कि 1-4 साथ में जा रहे हैं, 1-4 साथ में जा रहे हैं। 2 ओपनिंग सेंटेंस है तो 1-4 साथ में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 1-4 साथ में नहीं है, 1-4 साथ में नहीं है, 1-4 साथ में नहीं है। आंसर ए है, ये क्लियर है, क्योंकि 1 और 4 पेयर हैं। पेयर बनाना बहुत आवश्यक है। अगर पेयर बन रहा है तो वो पेयर जिस ऑप्शन में है वही आंसर सही होगा, है ना। अ फ्यूनरल विल अकर इफ द फैमिली हैज इनफ मनी, इफ दे डू नॉट देयर विल नॉट बी अ प्रॉपर फ्यूनरल, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 आते हैं, क्या लिखा हुआ है? 3-3-3-3। The Holy Roman Empire was not a highly centralized state like most countries today, है ना। Was not a highly centralized state. ये किसके बारे में बात हो रही है? Holy Roman Empire. ये इंस्टेड हम कब लिखते हैं? आप इंस्टेड का यूज, हाउ डू यू यूज द वर्ड इंस्टेड? सो फर्स्ट यू से दैट इन द समर्स आई डोंट स्टे इन इंडिया, इंस्टेड I stay in Europe or in England or in some other country. So instead basically means you are talking about some replacement, correct? तो आपने क्या कहा? The Holy Roman Empire was not a highly centralized state. तो क्या था? It was instead divided into dozens of individual entities governed by kings, dukes, counts, bishops, abbots and other rulers. यानी होली रोमन एम्पायर वॉज सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सब कुछ सेंट्रल से गवर्नड होता है। जैसे हमारे यहां पर क्या बोलते हैं कि जो पीएम होता है वो सेंटर पे बैठता है, लेकिन हमारे स्टेट में भी तो होते हैं ना चीफ मिनिस्टर्स। तो इंडिया कैसा है कि सेंटर का कंट्रोल रहता है, बट स्टेट्स के पास भी अपनी आजादी होती है। तो ये कहता है कि द होली रोमन एम्पायर वॉज नॉट अ हाईली सेंट्रलाइज स्टेट, इट वॉज डिवाइडेड इंटू डजन्स ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज गवर्न बाय किंग्स ड्यूक्स। तो आपने 3 से क्या किया? आप 2 पे गए। उसके बाद में क्या होगा? दे वर कलेक्टिवली नोन एज प्रिंसेस। ये कौन दे है? ये बेसिकली किंग्स, ड्यूक्स, काउंट्स, बिशप्स, एबॉट्स, इनकी बात कर रहा है ना। इनको क्या बोलते थे?
प्रिंसेस बोलते थे। द एम्पायर डायरेक्टली रूल्ड ओनली सम। तो 3214 सही लग रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 13 का 3214 सही लग रहा है, एकदम बढ़िया आंसर सही है। बिकॉज 32 इज अ पेयर, 32 पेयर होगा तो आपके पास सिर्फ दो आंसर बचते हैं, ये और ये। अब 4 1 जाएगा या 1 4 होगा, बट अगर आप 4 से 1 पे जाएंगे तो दे कौन है? अगर आप 4 से 1 पे जाएंगे तो दे कौन है? क्लियर नहीं हो रहा है ना? दे कौन है? किंग्स, ड्यूक्स, काउंट्स, बिशप्स। तो जैसे आपने किंग्स, ड्यूक्स, काउंट्स, बिशप लिखा, उसके इमीडिएटली बाद आप दे लिखेंगे तो बंदे को समझ में आएगा कि दे किसको रेफर कर रहा है, किंग्स, ड्यूक्स, काउंट्स एंड बिशप्स। दैट्स व्हाई दे जो है वो इन नामों के बाद में आना चाहिए। दैट्स व्हाई 3 and then 2 and then 1 then 4 and the right answer is C. Let's go and take the next question. Okay, so ये 14th question हो गया, right? Question number 14. एक मिनट, करेक्ट, 14th question है बिकॉज पिछला 13 था। Again you see that in this question we have 4 choices and we have each choice beginning with sentence number 2. 2 2 2 2. All the sentences begin with, all the options begin with sentence number 2. क्या कहता है 2? The Palace of Versailles is a royal castle in Versailles, France. तो Palace of Versailles के बारे में बताया गया है, it introduces the idea. उसके बाद या फिर आप 4 पे जाएंगे या फिर आप 3 पे जाएंगे। Why? Because दो ऑप्शन में 2 4 पेयर है और दो ऑप्शन में 2 3 पेयर है। तो क्या कैसे होगा? 2 4 पे जा सकते हैं। The Palace of Versailles or simply Versailles is a royal castle. When the castle was built, Versailles was a country village. अच्छा, लेकिन Palace of Versailles के बाद में आप ये लिखोगे ना, in French it is often called the Chateau de Versailles. Can I say 2 4 पेयर है? और the Palace of Versailles is a royal castle. In French it is called so and so. तो can I say 2 में नाम आया है, 4th में फ्रेंच नेम आया है। तो 2 में आपने बताया कि जगह क्या है, नाम क्या है। 4 में आपने क्या बताया कि उसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं। करेक्ट एवरीवन? सो कैन आई से दैट 2 4 इज अ पेयर। दोनों में एक जगह के नाम का एक डिस्क्रिप्शन आया हुआ है कि द पैलेस ऑफ वर्साई इज द रॉयल कासल इन वर्साई, फ्रांस। इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड एज सो एंड सो। व्हेन द कासल वाज बिल्ट, वर्साई वाज अ कंट्री विलेज। जब कासल बना था तो वर्साई एक छोटा सा गांव था, बट आज वो पेरिस का सबब एरिया बन गया है। परफेक्ट। 2 4 3 1। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आंसर इसका ए है। बहुत सिंपल, नो नीड टू इवन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगेन हर क्वेश्चन में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओपनिंग सेंटेंस सेम रखा गया है। इससे थोड़ा आपको दिक्कत तो होता है, बिकॉज अगर ओपनिंग सेंटेंस सेम है तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस देखना पड़ेगा ना। इसमें क्या हो रहा है, 2 4 2 3 2 1। तो 2 के बाद या फिर 4 आएगा या फिर 3 या फिर 1 आएगा, अपने को देखना है। ठीक है, 2 क्या कहता है? About 200 million years ago, Madagascar was a part of a huge supercontinent called Pangaea. 200 million years ago, Madagascar was a part of a huge continent called Pangaea. Correct? इसके बाद में क्या होगा? तो आप कहां जाएंगे? When this broke up, Madagascar was attached to what is now India. तो ये this broke up क्या होगा? कुछ तो टूटा है ना, क्या टूटेगा? सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है क्या आज के जमाने में? क्या आज कोई कॉन्टिनेंट पेंजिया है? नहीं है। एक जमाना था जब सब कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़ के एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सब जुड़ के ऐसे इकट्ठे थे। वो पूरा एक कॉन्टिनेंट पेंजिया था, तो उसका हिस्सा मेडागास्कर था। जब ये टूटा, when this broke up, Madagascar was attached to what is now India. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? स्टोरी है, ज्योग्राफी भी एक स्टोरी होती है ना। तो आपने क्या किया, 2 3 को पेयर बनाया, ये बाहर गया और ये बाहर जाएगा, 2 3 पेयर बन जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? The long history of separation from other continents has allowed plants and animals on the island to evolve in Madagascar would later break away from India. अच्छा, तो पहले क्या हुआ कि वो टूटा और वो क्या बन गया? It became a part of India, right? It was attached to what is now India. Madagascar would later break away from India. पहले वो पेंजिया का पार्ट था,
फिर पेंजिया टूटा तो वो इंडिया का पार्ट बना, फिर वो इंडिया से भी कट के कहां चला गया, क्लोजर टू अफ्रीका चला गया। तो 2 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 1 होगा। तो 15th का आंसर बी होना चाहिए। 15th का आंसर बी होगा। 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 2 2 2 1, 2 या फिर 1 से स्टार्ट होगा या फिर 2 से स्टार्ट होगा। बिकॉज ग्रास वेल्स टीथ आउट, हॉर्सेस विद लॉन्गर लास्टिंग टीथ हैड एन एडवांटेज। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? शुरू हो गई दांतों से, घोड़ों के दांत। इसके पहले कि आप घोड़ों के दांत के बारे में बात करें, आप ये बात करो ना, अबाउट 30 मिलियन ईयर्स अगो द वर्ल्ड स्टार्टेड टू बिकम कूलर एंड ड्रायर। तो अगर वर्ल्ड कूल और ड्राई हो जाएंगे तो क्या होगा? ड्राई होने से क्या होता है? बारिश कम होगी। तो बारिश अगर कम होगी तो पेड़ों को पानी कम मिलेगा। सो कैन आई से फॉरेस्ट श्रैंक बिकॉज द वर्ल्ड बिकेम कूलर एंड ड्रायर। कैन आई से 2 से हम 4 पे जाएंगे। फर्स्ट द वर्ल्ड विल बिकम कूलर एंड ड्रायर, राइट? आफ्टर दैट, फर्स्ट द वर्ल्ड विल बिकम कूलर एंड ड्रायर एंड आफ्टर दैट द फॉरेस्ट विल श्रिंक। ग्रासलैंड एक्सपांड होगा। क्यों होगा ग्रासलैंड एक्सपांड? अरे भाई फॉरेस्ट में पेड़ कम हो जाएंगे तो ग्रासेस तो ग्रो होंगे ना। बिकॉज भाई पानी कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो ग्रास ग्रो होने के परफेक्ट ये हैं मतलब। तो फॉरेस्ट विल श्रिंक, द ग्रासलैंड विल एक्सपांड एंड हॉर्सेस चेंज इट, राइट? सो 2 4 पेयर बन जाता है। 2 4 पेयर होगा तो आंसर तो 1 ए ही होगा ना। They ate, so horses changed. And how horses changed? They ate grass, they grew larger and they ran faster because they had to escape faster predators because grass wasted out. So 2 4 3 1 is the answer. Very interesting story, okay? Let's go and take the next question. इसका आंसर 2 4 3 1 है 16th का, ध्यान दो। ओके, अब आपके पास आ गया 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन आपको करना है पैराजंबल्स। हाउ वुड यू डू इट? 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं 4 से, 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं 2 से। 4 कहता है मेनी चेंजेस इन डीएनए कॉज फॉल्स, सम आर न्यूट्रल और इवन एडवांटेजियस। ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन इज इंक्रीज्ड बाय जीन म्यूटेशन, राइट? डीएनए डज नॉट ऑलवेज रिप्रोड्यूस एग्जैक्टली। तो भाई ठीक है, अब आप करेंगे क्या? 2 ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो वुड यू स्टार्ट फ्रॉम 4 और वुड यू स्टार्ट फ्रॉम 2? दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट? Genetic variation is increased by gene mutations. Many changes in DNA cause fault, some are neutral or even advantageous. Rare changes occur and these changes can be inherited. So ये जो rare changes हैं ये किस में हो रहे हैं? ये many changes हैं. So can I say that you are moving from 4 to 1? Is it possible that you might move from 4 to 1? Maybe yes, maybe no. Correct? So यहां पर क्या हो रहा है? Genetic variation is increased by gene mutation. Many changes in DNA cause faults. Correct? So genetic variation का मतलब क्या हो गया? Gene mutation. And when gene mutate, what happens? Many changes in the DNA cause faults. So पहले क्या होगा? पहले जीन में म्यूटेशन होगा और उसके बाद में डीएनए में चेंजेस आने वाले हैं. Yes or no? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है. तो we might say जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज्ड पहले आएगा, उसके बाद में 4 आएगा. इन अदर वर्ड्स, व्हाट वी गेट टू नो इज दैट सेंटेंस 2 विल कम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट मेनी चेंजेस. पहले आप क्या बताएंगे कि जेनेटिक म्यूटेशंस और जीन म्यूटेशंस होते हैं और उसके बाद में म्यूटेशंस की वजह से मेनी चेंजेस इन डीएनए कम, राइट? सो 2 विल कम एट द स्टार्ट एंड नॉट 4th. ये तो क्लियर हो गया अपने को कि 2 अपने स्टार्ट में आएगा और 4 स्टार्ट में नहीं आएगा. करेक्ट? डीएनए डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्टली.
एग्जैक्ट तरीका नहीं होता है, फॉल्ट कहीं कहीं आ जाते हैं। डीएनए डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्ट मतलब क्या, प्रिसाइजली, कभी कभार उसके अंदर फॉल्ट्स आते हैं, है ना। सम आर न्यूट्रल और सम आर एडवांटेजियस, और उन फॉल्ट्स को आप इनहेरिट भी कर सकते हो। तो आप 2 से स्टोरी शुरू करोगे कि जेनेटिक म्यूटेशन होता है, और वो म्यूटेशन जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, उसके अंदर फॉल्ट्स भी आते हैं, और वो फॉल्ट्स जो हैं वो इनहेरिट भी हो सकते हैं। सॉरी, एक मिनट 2 3 है ना, हाँ, सो सॉरी, एक मिनट। सो व्हाट यू विल हैव इज, जस्ट लेट मी रेज इट, एक मिनट। आई विल रेज दिस थोड़ा सा इसमें, ठीक है। सो हाउ वुड यू डू हियर, हाँ, सो आपने क्या कहा, जेनेटिक वेरिएशन इज इंक्रीज्ड बाय जीन म्यूटेशन, तो आपने 2 से स्टार्ट किया, राइट। फिर आपने क्या कहा कि डीएनए डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, डीएनए एग्जैक्टली प्रोड्यूस नहीं होता है, तो आपने क्या किया, 3 बना दिया। फिर आपने कहा कि चेंजेस होते हैं, करेक्ट, रेयर चेंजेस अकर एंड दीज चेंजेस कैन बी इनहेरिटेड एंड मेनी चेंजेस इन डीएनए कॉजेस फॉल्स। तो ओके, बेसिकली रेयर चेंजेस की बात हो रही है और मेनी चेंजेस की बात हो रही है। ये चेंजेस किस में हो रहा है, म्यूटेशंस में हो रहा है, डीएनए में हो रहा है। तो ये बात पक्का है कि सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 4 दे टॉक अबाउट रेयर चेंजेस व्हेन द जीन्स म्यूटेट। तो आपकी स्टोरी शुरू कहां से हो रही है कि जेनेटिक वेरिएशन इज इंक्रीज्ड बाय जीन म्यूटेशन, ये आपने स्टार्ट किया, एंड डीएनए डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है, कुछ चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। लेकिन जब आपने 2 से 3 पे आ गए तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट 2 3 इज अ पेयर ओनली इन 1 ऑप्शन। तो आपने स्टार्ट कैसे किया, दैट जेनेटिक वेरिएशन इज इंक्रीज्ड बाय जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता है तो वेरिएशन बढ़ता है, एंड डीएनए डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्टली। एग्जैक्टली नहीं होता तो क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस कहां पे आए हैं, 1 एंड 4 में आए हैं। तो आपने 2 में एक इंफॉर्मेशन दिया और 3 में आपने कहा कि एग्जैक्ट तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, और 1 और 4 में आपने चेंजेस बता दिए। तो 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, सो लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, पिछला वाला क्या था, 17th, ओके 18th, करेक्ट। सो 18th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम, ऑल द ऑप्शन स्टार्ट विद 3। सब ऑप्शंस कहां से शुरू हो रहे हैं, 3 से शुरू हो रहे हैं, करेक्ट। तो 3 का क्या है, सऊदी अरेबिया हैज सिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू द मुस्लिम रिलीजन। ये आप शुरू कर रहे हो, तो आपने कहां से स्टार्ट किया, सऊदी अरेबिया से, ठीक है। और ऑल द ऑप्शंस विल स्टार्ट फ्रॉम 3, so there is no choice but to start with 3। सऊदी अरेबिया हैज सिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू द मुस्लिम रिलीजन। उसके बाद में क्या होगा, ये बोलता है द पिलग्रिमेज। 3 से 4 में जाने में अजीब सा लग रहा है, 3 4 में कहीं है भी नहीं आपके पास, 3 1 हो सकता है। द पिलग्रिमेज इज कॉल्ड हज। बट बिफोर यू टॉक अबाउट द पिलग्रिमेज, कैन आई से यू टॉक अबाउट दिस पिलग्रिमेज। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सऊदी अरेबिया हैज सिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू द मुस्लिम रिलीजन। मेनी मुस्लिम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विजिट मेक्का इन सऊदी अरेबिया टू मेक अ पिलग्रिमेज। सो यहां पे आपने मेक्का को इंट्रोड्यूस किया। तो सऊदी अरेबिया हैज सिटीज, मेनी मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड विजिट मेक्का, करेक्ट। द पिलग्रिमेज है ना, तो 3 2 तो पेयर बन गया ना। तो 3 2 जब पेयर बन जाएगा तो क्या करोगे आप, 3 2 एंड 3 2, करेक्ट। द पिलग्रिमेज इज कॉल्ड हज इन द अरेबिक लैंग्वेज। द पिलग्रिमेज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। ओके, तो अब ये बात आ जाती है कि भाई हम 3 2 से क्या 4 1 पे जाएंगे या 1 4 पे जाएंगे, बिकॉज दोनों ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप पिलग्रिमेज को नाम दोगे या डायरेक्टली बताओगे कि, तो यहां पर आपने क्या लिखा कि मेनी मुस्लिम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विजिट मेक्का इन सऊदी अरेबिया टू मेक अ पिलग्रिमेज एंड द पिलग्रिमेज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो आपने क्या कहा, 3 2 के बाद आपने कहा कि पिलग्रिमेज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड इट इज कॉल्ड हज इन द अरेबिक लैंग्वेज। 3 2 4 1 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कैसे कहा आपने, लेट्स स्टार्ट अगेन। द आंसर शुड बी सी। Saudi Arabia has cities that are important to Muslim religion. Many Muslims from around the world visit Mecca in Saudi Arabia to make a pilgrimage, and the pilgrimage is one of the pillars of Islam.
द पिलग्रिमेज इज कॉल्ड हज इन द अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, सो आपने स्टार्ट किया 3 से, फिर आपने स्टार्ट किए, फिर आप 2 पे गए, देन यू वेंट टू 4 एंड देन यू वेंट टू 1 एंड देयरफॉर सी इज द राइट चॉइस। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे सर 3 2 4 1 क्यों, 1 4 क्यों नहीं। देखो आपने क्या कहा कि मेनी मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड विजिट, वो क्यों विजिट करते हैं? बिकॉज इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। और फिर उसका नाम क्या है, हज, उसको अरबिक में हज भी बोलते हैं, वो आपने एक तरह से लेस इंपॉर्टेंट डिटेल डाल के एंड में छोड़ दिया। सो 3 2 एंड देन 4 1 मेक सेंस। द 19th क्वेश्चन, पिछला वाला क्या था, एक मिनट, ओके 18th 19th क्वेश्चन। सो इन द 19th क्वेश्चन आल्सो यू हैव चॉइसेस बिगिनिंग विद 4, ऑल द चॉइस बिगिंस विद 4। 4 क्या कहता है? इन द मॉडर्न एरा मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड केम अंडर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ यूरोपियन पावर्स। ओके, उसके बाद में क्या होगा? सो व्हेन यू से दैट इन द मॉडर्न एरा most parts of the Muslim world came under influence, can I say this led to a major changes in the legal systems of these lands? आपके कंट्री में एक चेंज कब आता है? जब आप किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस होने लगते हो। जैसे इंडिया है, अब इंडिया में एक ट्रेडिशनल लाइफ था, एक ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम था। जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे यहाँ पर कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो गए। आप जानते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑल दीज वेर सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स when they arrived in India and they tried to change the legal system, correct? तो क्या हो रहा है? In the modern era, most parts of Muslim world came under influence or control of European powers, and as a result of this, it led to major changes in the legal system of these lands. तो आपने क्या कहा? 4 and then you would take 3. जब 4 3 बनता है तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा? Yes or no? Everyone agrees that either the answer is A or the answer is B. अगर अदर केसेस है तो पहले सम केसेस आएगा, यस और नो? पहले सम केसेस आएंगे फिर अदर केसेस आएंगे ना। इन सम केसेस दिस वाज बिकॉज मुस्लिम गवर्नमेंट्स वांटेड टू मेक देयर स्टेट्स मोर पावरफुल, इन अदर केसेस इट वाज बिकॉज यूरोपियंस हु कॉलोनाइज्ड दीज लैंड्स फोर्स्ड देम टू अबैंडन। तो आपने शुरुआत कैसे की स्टोरी की कि इन मॉडर्न एरा मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड केम अंडर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑफ यूरोपियन पावर्स। इससे क्या हुआ? लीगल सिस्टम्स में चेंज हुआ। एंड चेंज हुआ तो क्यों हुआ? कुछ केसेस में इसलिए हुआ कि मुस्लिम गवर्नमेंट्स वांटेड टू मेक देयर स्टेट्स मोर पावरफुल, एंड इन सम केसेस क्या किया? यूरोपियंस हु कॉलोनाइज्ड दीज लैंड्स फोर्स्ड देम टू अबैंडन पार्ट्स ऑफ इस्लामिक लॉ। सो फ्रॉम 4 you go to 3 and then you go to 1 and then you go to 2 finally. So 4 3 1 2 is the right answer and the right answer therefore is A. Let's take the last question. लंबा चौड़ा हो गया बट इसी से लर्निंग भी होती है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 20th क्वेश्चन, और हर एक ऑप्शन जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? In the history of the United States of America, a slave state was a US state in which the practice of slavery was legal at a particular point in time. So in the history of USA of America, a slave state was a US state in which the practice of slavery was legal at a particular point in time. ठीक है, तो आपने क्या कहा? स्लेवरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब यहां से आप 1 पे जाएंगे या 4 पे जाएंगे या 2 पे जाएंगे? यहां लिखा है इट वॉज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। तो ये क्या है? इट वॉज द प्राइमरी कॉज। यस, स्लेवरी वॉज द प्राइमरी कॉजेस, और यू कैन से स्लेवरी वॉज एन इश्यू दैट डिवाइडेड द कंट्री एंड इट वॉज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेस। तो कैन आई से 2 4 बढ़िया लग रहा है, बिकॉज आपने क्या कहा कि इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस ऑफ अमेरिका अ स्लेव स्टेट वॉज अ यूएस स्टेट इन विच the practice of slavery was legal and a free state was one in which slavery was prohibited. तो आप देखोगे तो a slave state was a US state in which a practice of slavery was legal and a free state was one in which slavery was prohibited. तो ये बोलता है free state ये था और ये बोलता है slave state ये था। तो slave state को डिफाइन यहां किया गया है और free state को डिफाइन यहां किया गया है। So can I say कि 3 से आप बहुत बढ़िया 1 पे जाते हो? Yes or no? आपने 3 में क्या कहा कि स्लेव स्टेट वो था जहां पे स्लेवरी लीगल थी, फ्री स्टेट वो था जहां पे स्लेवरी प्रोहिबिटेड थी। यस और नो? पॉसिबल है। तो आप 3 1 पेयर बनाओगे। स्लेवरी वॉज एन इश्यू दैट डिवाइडेड द कंट्री, इट वॉज वन ऑफ द। तो उसके बाद में अगर आप 3 और 1 पे गए तो आपका नेक्स्ट क्या होता है? 2 और 4 हो जाता है। पेयरिंग है ना। इट वॉज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेस। क्या है? इट स्लेवरी है। 3 1 एक आइडिया है, 2 4 दूसरा आइडिया है। 3 1 पहले आएगा, 2 4 बाद में आएगा, आंसर बी हो जाएगा।
आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट पैराजंबल्स। कुछ कॉन्सेप्ट करने चाहिए आपको, कुछ प्रैक्टिस करो तभी आपको क्वेश्चंस और बढ़िया समझ में आएंगे। I hope everyone enjoyed the class, and if you have any doubts, you can write in the discussion board. We'll try to answer that. Thanks a lot.